मेरे सिस्टर के लड़के हैं। और हार्दिक भाई का जन्म भी जब बहुत छोटे थे ना तभी हो चुका है। वो बहुत छोटे थे तभी उनका जन्म हो गया। और उन्होंने सब छोटेपन में ही बहुत बड़े बड़े काम कार्य इसमें कर दिए या काम कर दिए। आज उनका जो डेजिग्नेशन पोस्ट है ना, शायद वो पोस्ट के लिए शायद ये रिकॉर्ड भी रहेगा, कीर्तिमान भी रहेगा। नॉर्मली 50 ये पोस्ट तक पहुंचते हैं, जिसे डीन ऑफ द हेड किया जाता है। हर एक हॉस्पिटल में एक डीन की अथॉरिटी रहती है। वो लेवल पे एक्सपीरियंस वाले 15-20 साल का हो जाता है, बाद में ही गेट द चांस। नॉर्मली आपने कोई भी हॉस्पिटल में देखा होगा कि वो 55, 52 या 50 इयर्स के रहते हैं। बट शायद से एक रिकॉर्ड है, इन द एज ऑफ 34 शायद वो असिस्टेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, और 2 साल पहले हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सेफी हॉस्पिटल के है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, कि ईश्वर ने यानी गॉड ने इसी आदमी या विभिन्न लोग को स्पेशल मिशन के लिए भेजा जाता है। दे आर विजिट अवर अर्थ फॉर स्पेशल मिशन। इसके लिए भगवान इन लोग को भेजते हैं। मैं बहुत बार इसके लिए बात करता हूँ कि देवलोक का जीव है तो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं हमारी योगिक वेलकम करूंगा। आज से मेरे ख्याल से हार्दिक सर का स्पीकर चालू है क्या? हार्दिक भाई एक मिनट। यस, नमस्कार। हाँ, वेलकम हार्दिक भाई। बस अपने जय जिनेंद्र, नमस्कार, प्रणाम। हमारे ख्याल से बॉम्ब ब्लास्ट शायद पंचरत्न में कभी हुआ था। 5-6 साल हो गया होगा ना, 6 या 7 साल सीरियसली बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। 2010 10 और 11 या 11 ये 10-11 साल पहले की बात है कि मैंने क्यों ये वर्ड्स यूज किया कि हार्दिक जी को स्पेशली गॉड ने कोई मिशन के लिए यहाँ पे भेजा है, अर्थ पे विजिट करने के लिए। शायद से 10-11 साल पहले की बात है। बॉम्बे में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट चालू हो गए थे। नॉर्मली बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो हम लोग क्या करेंगे? अगर हम लोग सीधे हमारे बिल में घुस जाएंगे। बिल में यानी जहाँ पे भी हमें कोई प्रॉपर शेल्टर ले लेते हैं या हमारे घर पहुंच जाते हैं। क्योंकि घर पहुंचते पहुंचते हमें 2-3 न्यूज आ जाती है कि अरे भाई पंचरत्न में हुआ है, जौहरी बाजार में ब्लास्ट हुआ है, बोरीवली स्टेशन पे ब्लास्ट हुआ है। बरोबर है ना दोस्तों? नॉर्मली हम क्या होते हैं, सेफ शेल्टर की तरफ चले जाते हैं, राइट? मुझे याद है उस दिन नागपुर से मेरी सिस्टर का भी फोन आया था कि हार्दिक सेफली होम पहुंच गया है क्या? और हार्दिक जी ने बात भी की कि हाँ ठीक है, मैं कांदिवली पहुंच गया हूँ, मैं घर पे जा रहा हूँ। देखिए नॉर्मली वो घर के एकदम करीब थे और उन्हें ये मैसेज मिला कि डायमंड बाजार यानी पंचरत्न सेफी हॉस्पिटल के बहुत करीब में है। उनको ये न्यूज मिला कि बहुत ही ब्लास्ट पंचरत्न में हुआ है। नॉर्मली वो कांदिवली ट्रेन से उतर के सीधे घर पे जा सकते थे। सिर्फ मदर को उन्होंने सिर्फ ये बोल दिया कि मैं घर जा रहा हूँ, यू डोंट वरी। और रिटर्न तुरंत वो सेफी हॉस्पिटल पहुंच गए। बोलता है नहीं, मेरे घर पे नहीं, मेरी हॉस्पिटल को अभी जरूरत है, बहुत सारे पेशेंट आएंगे तो उसको मैनेज करना है। सोचिए हम होते तो क्या करते हैं? अरे भाई बिल्डिंग के नीचे खड़ा हो, पहले घर में घुसता हूँ और जाके देखता हूँ न्यूज में कहाँ ब्लास्ट हो गए। तो ये क्वालिटी हमारे हार्दिक सर की है। तो वेलकम करेंगे हाथ साइड से सीधे। चलो योगिक वेलकम स्टार्ट। हाथ ऊपर की तरफ, क्लैपिंग। टाइम्स करना है। दिख रहा हमारे यहाँ 500 टाइम्स तारामठ में हमारे 1000 सेट अप कराओ पड़े। कल कमलेश भाई बोल रहे थे कि वो कौन सी लैंग्वेज में हमारी बात हुई थी। मैंने बोला भाई इनको हिंदी के अलावा चाइनीज फ्रांस बहुत सारी लैंग्वेज आती है, आप बोलो लैंग्वेज में बोलेंगे आज को। यानी जिसकी भी चॉइस है स्पेशल लैंग्वेज, अगर किसी को जापानीज भी सुनना है तो सुना देंगे आज। वेलकम टू द ऑनरेबल और हार्दिक सर। स्टॉप। बस अभी यही जो आसन में आप बैठे ना, वो आसन छोड़ना मत।
वेलकम हार्दिक सर, डॉक्टर हार्दिक अजमेरा। ऑर्थोपेडिक्स फील्ड में जाने के बाद भी उनको जो स्पेशल मिशन के लिए सिलेक्ट किया था, दैट्स व्हाई यू हैव डन एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इन उसकी करियर के ग्राफ तो आप जानते ही है। हार्दिक भाई वेलकम। गुड मॉर्निंग, प्रणाम, जय जिनेंद्र टू एवरीवन। सबसे पहले मैं श्री जिनेश जोशी जी, जो मेरे मामा जी है, प्रिय मामा जी, उनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे इस मंच पे इनवाइट किया। मैं सैफी हॉस्पिटल में पिछले 11 वर्ष से कार्यरत हूँ। फिलहाल मैं वहाँ डेप्यूटी मेडिकल डायरेक्टर ये पोजीशन में कार्यरत हूँ। और जब से कोरोना महामारी इंडिया में आई है, सैफी हॉस्पिटल पहला हॉस्पिटल था साउथ मुंबई का जो डेडिकेटेड कोरोना हॉस्पिटल में कन्वर्ट हुआ था। हमारे यहाँ भी एक केस आया था, उसके बाद हॉस्पिटल सील करना पड़ा था, और उसके बाद जैसे ही हम खुले, वी वर डेडिकेटेड कोरोना हॉस्पिटल। तो 4 अप्रैल से लेकर अभी तक के हमने करीब 1200 से 1300 कोरोना मरीजों को एडमिट किया है, और उनमें से मोर देन 93% को सक्सेसफुली ट्रीट भी किया है। ओके, सो अभी जो मुझे आज का टॉपिक दिया है मामा जी ने कि भाई हमें थोड़ा अवेयरनेस करना है कोरोना के बारे में। तो जब कोरोना की हम बात आती है तो हमारे मन में कई प्रश्न उठते हैं। एक तो ये कितना खतरनाक है, अच्छा मुझे सिम्टम्स है तो मुझे क्या करना चाहिए, सिम्टम्स को मुझे कैसे पहचानना है, मुझे टेस्टिंग करनी है या नहीं करनी है, अगर टेस्टिंग में अगर मैं पॉजिटिव आता हूँ तो मुझे घर पे रहना है या हॉस्पिटल में एडमिट होना है, अगर हॉस्पिटल में एडमिट होना है तो मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो इन्हीं प्रकार के कुछ सवालों को मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। मैं थोड़ा सा मेरा टॉक दे दूं, उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, उसे आंसर करने के लिए मैं आई वुड बी मोर देन हैप्पी। तो मैं शुरुआत करता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हो, देश में फिलहाल 37 लाख कोरोना के मामले डायग्नोस हुए हैं और 77,000 डेथ हुई है। अगर आप इसका रेशियो निकालो तो करीब करीब 1.65%, 1.65 की मृत्यु दर सामने नजर आती है। तो और अगर आपने गौर किया होगा, शुरुआत में जब शुरू हुआ महामारी, देश में 4 से 5% की ये थी, और धीरे धीरे कम हुई है। इसलिए कम हुई है क्योंकि ज्यादा डायग्नोसिस हुए हैं, ज्यादा केसेस को हमने टेस्ट किया है। असल में इसका रेट बहुत ही कम है। कितना कम है? 0.12% मृत्यु दर। अगर किसी 1000 लोगों को ये बीमारी होती है तो 1 या 2 लोगों की मरने की शक्यता होती है। ये मैं फिगर मन से नहीं बोल रहा हूँ। कल ही आईसीएमआर का नया डेटा रिलीज हुआ है, आपने शायद न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। उसमें क्या लिखा है कि मिड में, सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ मई में, जब देश में 86,000 केसेस रिकॉर्ड पे थे, उस समय उन्होंने सब गांव में जाके, जिलों में जाके एंटीबॉडी टेस्टिंग किया। एंटीबॉडी टेस्टिंग के जो नतीजे सामने आए हैं, उसमें यह नजर आता है कि जब 86,000 केसेस डायग्नोस हुए थे, उस समय ऑलरेडी 65 लाख केसेस इंडिया में थे। ये मैं मई की बात कर रहा हूँ। अगर मैं वही गुणाकार अभी लगाऊं तो हमारे पास इंडिया में फिलहाल 37 लाख नहीं, कम से कम 20 करोड़ से ज्यादा मामले हैं, और 20 करोड़ मामलों के सामने इंडिया में डेथ हुई है 77,000। तो इस प्रकार से अगर आप देखो तो 0.1 to 0.2% मोर्टालिटी है। अब आप कहोगे कि अगर इतनी कम मोर्टालिटी है तो हमको इतनी सारी डेथ सुनने में क्यों आती है? वो इसलिए आती है क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, बॉम्बे का पॉपुलेशन बहुत बड़ा है। बॉम्बे के पॉपुलेशन जो करीब 1.5 करोड़ है, उसका अगर आप 0.1 to 0.2% भी गिन लो तो 15,000 से 30,000 डेथ का एक आंकड़ा बनता है। फिलहाल हम बॉम्बे में 8,000 डेथ हुई है कोरोना की शुरुआत से अब तक के। तो इसका मतलब क्या हुआ? 99.9% केसेस में अगर कोरोना होता भी है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। ये इसका क्योर हालांकि नहीं है, बट इसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देके इसको बहुत जल्द से आप इससे रिलीफ पा सकते हो। और आप जैसे योगा साधकों के लिए तो मैं कहूंगा ये 0.1% चांस शायद 0.01% हो, क्योंकि योगा का एक महत्वपूर्ण योगदान है जिसकी मैं आगे बात करूंगा। तो मुझे ये कहना था कि भाई आपको
डरने की जरूरत नहीं है, हाँ बट प्रिकॉशन जरूर रखने हैं, क्योंकि स्टडीज ने ये दिखाया है कि जब भी, इवन डॉक्टर्स की एक स्टडी हुई है विदेशों में जिसमें दिखाया गया है कि डॉक्टर्स को मैक्सिमम कोरोना तभी हुआ है जब उन्होंने उनके जो प्रिकॉशंस है उसको, उनका जो गार्ड है उसको लेट डाउन किया है। 4 महीने 5 महीने कोरोना में काम करने के बाद हमको लगता है कि हाँ हमको अभी तक कोरोना नहीं हुआ है तो नहीं होगा, जब हम सोचते हैं कि हमको नहीं होगा तभी कोरोना पकड़ता है। इसलिए हमको ध्यान रखना है कि हम हमारे जो प्रिकॉशन आज तक ले रहे हैं उसको आगे भी लेना है। बेसिक प्रिकॉशन आप सबको मालूम है, मीडिया में आजकल जानकारी का भरमार है, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो सही भी है, कुछ कुछ है जो सही नहीं है, मिस इन्फॉर्मेशन भी है, तो उसके बारे में मैं भी आपको थोड़ा बताऊंगा। तो प्रिकॉशन में आपको सबको मालूम है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, ये सब मालूम है आपको। जैसे जैसे अनलॉक हो रहा है, या सब लोग मुझे सुन सकते हैं? यस, हाँ, यस परफेक्ट। या सो जैसे जैसे अनलॉक हुआ है, बाहर भीड़ बढ़ी है, लोगों को बाहर निकलना पड़ा है काम के लिए और निकलना पड़ेगा भी। तो अगर बाहर निकलना भी पड़ता है तो हम निकलेंगे, बट हमको जो प्रिकॉशन हम ले रहे थे वो चालू रखना है। अभी भी एल्डर्स को घर में रहने की आवश्यकता है जितना हो सके उतना। हाँ, अगर वो घर में मेंटली अनलॉक होना चाहते हैं, फिजिकल अनलॉक के साथ साथ बिल्डिंग में घूम सकते हैं, ओपन एरिया या पार्क है तो वहां घूम सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस बना के, कहीं भी हाथ नहीं लगाना है, हाथ को सैनिटाइज करना है और मास्क पहन के लोगों से डिस्टेंस पे, अगर आप ओपन एरिया में घूमते हो दैट इज कंपैरेटिवली सेफर। तो अगर आपको घर में आप 5 महीने 6 महीने रह के उग गए हो तो ये कुछ चीजें हैं एल्डर्स के लिए, बट एल्डर्स को, सीनियर सिटीजन को ज्यादा ध्यान रखना होता है। बाकी लोग के लिए अगर कोरोना होता भी है तो वो इजीली निकल सकता है, इजीली ठीक हो जाता है, इसलिए थोड़ी डरने की आवश्यकता कम होती है। अच्छा, अभी हम लोग जो सब लोग गर्म पानी पी रहे हैं, स्टीम ले रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीजें हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है, उसको चालू रखना है। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो आप प्राणायाम कर रहे हो, प्राणायाम करते हो उससे लंग का रिजर्व कैपेसिटी बढ़ता है, लंग का ऑक्सीजनेशन कैपेसिटी बढ़ता है। तो जब कोरोना होता भी है, समझो आपका लंग उसमें थोड़ा पार्शियली या मॉडरेटली इन्वॉल्व होता भी है, तो भी आपका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो ड्रॉप नहीं होगा। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जो या तो योगा के साधक थे या तो वो एथलीट्स थे, जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स का सीटी स्कैन पे दिखता है कि उनका अच्छा खासा लंग इन्वॉल्व है और उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप नहीं होता है। तो ये जो आपका ग्रुप और जो मेरे जिनेश जोशी जी जो ये करवा रहे हैं आप सबके साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज चालू रखिए। इसके बाद एक आयुष मिनिस्ट्री ने एक आयुर्वेदिक काढ़ा भी बोला है जो इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करता है, वो भी आप घर पे ले सकते हो। तो इसकी भी रेसिपी मैं जो चीजें बता रहा हूँ उन सबके डॉक्यूमेंट्स और रेसिपी मैं इस सेशन के बाद शेयर करूंगा, जो आपके ग्रुप में जिनेश जी शेयर कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन जो मैं रेकमेंड करना चाहूंगा है कि हर घर में पल्स ऑक्सीमीटर कंपल्सरीली होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है किसी के पास तो प्लीज लेकर आइए। हमने कुछ केसेस ऐसे देखे हैं जहां पेशेंट को कोई भी सिम्टम नहीं था, ना बुखार था, ना खांसी थी, ना दमा लग रहा था, बट वो हॉस्पिटल में आए किसी और कारण से या बहुत लेट आए जब उनको दमा लगना शुरू हुआ, और जब हमने उनका सैचुरेशन किया तो 75, 80, 85 ये रेंज में आया। तब तक के बहुत लेट हो जाता है और हम जो उनको बेस्ट केयर पहले दे सकते थे वो देने में देरी हो जाती है। स्पेशली एल्डरली पॉपुलेशन का तो हमने पल्स ऑक्स रेगुलरली घर पे देखना चाहिए। तो दिन में आप 1 बार 2 बार 3 बार पल्स ऑक्सीमीटर पे सैचुरेशन चेक करिए, स्पेशली सीनियर सिटीजन का। और जैसे ही सैचुरेशन लेस देन 95 होता है, या अगर आप किसी का ऑलरेडी कम होता है, जिसको कोई लंग की बीमारी है, तो उस केस में आपका जो भी बेसलाइन है 95 या 94 बेसलाइन है, उसमें अगर और 2-3% की गिरावट होती है तो वो एक ट्रिगर साइन है, एक अलर्ट साइन है, जब आपको हॉस्पिटल का या डॉक्टर का
मेडिकल अटेंशन सीक करना चाहिए। ओके, तो ये पल्स ऑक्स इज इम्पोर्टेंट प्रिकॉशनरी मेजर। डिटेक्ट आपको अर्ली डिटेक्ट करने में ये बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। सिम्टम्स के बारे में आप सभी को मालूम है, शॉर्ट में मैं बता दूंगा, फीवर, कफ, ब्रेथलेसनेस ये और फटीग। फटीग एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। अच्छा, कभी कभी लोग बोलते हैं नहीं मुझे सिर्फ फीवर है, खांसी नहीं है, सांस लेने में तकलीफ नहीं है तो मुझे कोरोना नहीं होगा। कोई कोई बोलता है कि मुझे सिर्फ थकान लग रही है, फीवर भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सारे सिम्टम्स होना जरूरी नहीं है। अगर कोई एक या दो सिम्टम भी है, हमने कुछ पेशेंट देखे हैं जिसमें सिर्फ लूज मोशन होता है। लूज मोशन किसी भी कारण से भी हो सकता है, लेकिन किसी पेशेंट में सिर्फ लूज मोशन था और उनको टेस्टिंग करने पे कोरोना डिटेक्ट होता है। तो प्लीज आपका जो सस्पिशन का विंडो है वो ओपन रखिए। इनमें से कोई भी एक या अधिक सिम्टम होते हैं तो आपको मेडिकल अटेंशन सीक करने की आवश्यकता है। जरूरी नहीं है कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, बट एक मेडिकल सलाह अवश्य लीजिए। आपके डॉक्टर से कांटेक्ट करिए कि मुझे ये सिम्टम है, आप आगे क्या मुझे सलाह देंगे। अच्छा, अभी अगर सबको सिम्टम है तो टेस्टिंग करने की आवश्यकता है या नहीं है? मैं कहूंगा कि सीनियर सिटीजन में तो आप प्लीज रिस्क मत लीजिए। अगर आप सीनियर सिटीजन है या आपके घर में सीनियर सिटीजन है या आप लोग तो कोई भी बीमारी है जिससे कोरोना का रिस्क बढ़ता है, लाइक डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, लंग की बीमारी, तो आप प्लीज रिस्क मत लीजिए। आप कोरोना का टेस्टिंग करवा लीजिए। अभी टेस्टिंग करने में भी 2-3 प्रकार होते हैं। एक होता है जो सबसे ज्यादा कॉमन है, RT-PCR टेस्टिंग। RT-PCR में नाक से और गले से स्वैब लिया जाता है, वो स्वैब का टेस्टिंग होता है। दूसरा एक होता है रैपिड एंटीजन टेस्टिंग। चूंकि RT-PCR का रिपोर्ट नेक्स्ट डे आता है, नेक्स्ट डे दोपहर को या शाम को आता है। RT-PCR टेस्टिंग का रिपोर्ट आता है विदिन 30 मिनट्स आपको रिपोर्ट मिलती है, जो इमरजेंसी में बहुत काम की टेस्टिंग होती है। तकलीफ सिर्फ एक ही है RT-PCR की कि उसका जो पॉजिटिविटी रेट है वो RT-PCR से कम है। एंटीजन में 50% चांस है कोरोना पकड़ने का, जबकि RT-PCR में 70% चांस है कोरोना टेस्ट को पकड़ने का। इसका मतलब क्या है, 30% केसेस में अगर आपको कोरोना है फिर भी रिपोर्ट नेगेटिव आ सकती है। अगर आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे कई मिस इन्फॉर्मेशन के वीडियो का प्रचार हो रहा है, जिसमें किस वीडियो में कहा जाता है कि मैंने एक ही दिन टेस्टिंग की, एक लैब में रिपोर्ट पॉजिटिव आई, एक लैब में रिपोर्ट नेगेटिव आई, तो ये लैब का पैसा बनाने का धंधा है, वगैरह वगैरह बातें होती है। इसका साइंटिफिक बेसिस ये है कि किसी भी टेस्ट RT-PCR टेस्ट में 30% फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट आती है। तो हो सकता है कि अगर एक लैब में पॉजिटिव आई तो दूसरे लैब में वो नेगेटिव भी आ सकती है, 30% फॉल्स नेगेटिव होने के कारण। फॉल्स नेगेटिव मीन्स आपको वो रिपोर्ट नेगेटिव है लेकिन वो फॉल्स है, आपको कोरोना फिर भी हो सकता है। इसलिए डॉक्टर सिर्फ रिपोर्ट या सिर्फ सिम्टम्स में नहीं, एंटायर पिक्चर को उसको कैप्चर करके आपको आगे की सलाह देनी होती है। इसलिए डॉक्टर का सलाह, क्वालिफाइड डॉक्टर का सलाह लेना ना भूले। ओके, इसके सिवा सिटी स्कैन भी एक बहुत ही उपयोगी टेस्ट है जो आप कर सकते हो। सिटी स्कैन में आपको सिवियरिटी ऑफ द डिजीज भी मालूम पड़ता है कि कितना डिजीज सीवियर है, कितना लंग इन्वॉल्व हुआ है। सिवियरिटी देखने के लिए और भी कुछ ब्लड टेस्ट है, जैसे कि डी डाइमर, फेरेटिन, CRP, IL-6, ये सब कुछ टेस्ट है जो डॉक्टर आपको इसकी सलाह देगा। ओके, समझो आप अगर कोरोना आप डिटेक्ट हो जाते हो तो आगे क्या करना है। तो डॉक्टर ने आपको बोला कोरोना है, अगर डॉक्टर आपको बताएगा कि आपके अगर सिम्टम्स माइल्ड है, आप घर पे रह सकते हो, कोई बात नहीं, आप घर पे ही रहिए, बट घर पे रहने में कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप घर पे रहते हो तो आपको सेपरेट रूम विद वॉशरूम में ही रहना है। अगर आपके फैमिली मेंबर्स को नहीं हुआ है तो आपको प्रिवेंट करना है उनको कोरोना होने से। आपको आपके रूम में ही फूड लेना है और आपके डिश और कपड़े उसी रूम में धो के आपको उसको बाहर देना है। तो ये करके आप आपके फैमिली मेंबर्स को अगर आपको हुआ है तो उनको बचा पाएंगे। अच्छा, अब आपको कोरोना हुआ है और आप घर पे हो तो आपको कौन से वार्निंग साइंस पे ध्यान देना है कि जब आपको तबीयत अगर आपकी बिगड़ती है तो आपको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत पड़ सकती है।
एक तो है आपको कांस्टेंट हाई ग्रेड फीवर, फीवर तो आना ही है, 80% केसेस में फीवर आता है। अगर आपका कांस्टेंट हाई ग्रेड फीवर है 100, 101, 102 के ऊपर है और क्रोसिन लेने के बाद भी तुरंत 4 घंटे में फिर से आ जाता है, ये एक साइन पे आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपका सैचुरेशन जैसे मैंने बताया, अगर 97, 98 चल रहा था, 95 के नीचे चला गया। अगर आपका सैचुरेशन 94 था, 92 के नीचे चला गया। 95 is the lower limit for a normal person who doesn't have any other disease. तो ऐसे केस में अगर आपका सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है तो ये वार्निंग साइन है कि आपको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत पड़ सकती है। आपको अगर ब्रेथलेस फील हो रहा है, अगर आपको सांस चढ़ रही है, अगर आप वॉशरूम तक जा रहे हो, 5-6 कदम चल रहे हो और आपको सांस चढ़ रही है, तो वो भी एक वार्निंग साइन हो सकती है। तो इन सब कंडीशंस में आपको ध्यान रखना है कि आपको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ सकती है। ओके, अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो आपको वहां पे या तो स्टेबल बेड देते हैं या कभी किसी पेशेंट को जिसकी हालत ज्यादा खराब होती है तो उसको आईसीयू बेड की भी जरूरत पड़ सकती है। यूजुअली अगर सैचुरेशन 90 से नीचे होता है, 88, 90 से नीचे होता है, तो आईसीयू बेड की आवश्यकता पड़ सकती है। अच्छा, अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत पड़ती है तो आपको कौन से हॉस्पिटल में एडमिट होना है, इस पे भी थोड़ा गाइडलाइंस मैं आपको देना चाहूंगा। ट्राई टू गेट एडमिटेड इन अ गुड हॉस्पिटल विद गुड आईसीयू फैसिलिटीज। ठीक है, बहुत सारे छोटे नर्सिंग होम भी है, अगर मजबूरी में बेड नहीं मिलता है तो वहां एडमिट होना पड़ेगा। बट जो बड़े हॉस्पिटल्स है वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ के जो आईसीयू फैसिलिटीज है, जो वहाँ डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस है, वो अब थोड़ा बहुत बेटर हो चुका है। अगर आप जानते होंगे तो स्पेशली नॉर्थ मुंबई में हमारे भाग में करीब 72 नर्सिंग होम्स को बीएमसी ने 2 हफ्ते पहले बंद कर दिया, जो कोरोना की ट्रीटमेंट दे रहे थे। वो इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उनकी मोर्टालिटी रेट, उनके ट्रीटमेंट जो स्टैंडर्ड था वो अप टू द नॉर्म नहीं था। इस कारण उनको बंद करना पड़ा। उस कारण दिक्कत भी हुई है, 2000-3000 बेड बंद हो गए हैं। बट किसी हॉस्पिटल में, मैंने किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट हमारे एरिया में एक हॉस्पिटल में मोर्टालिटी रेट वाज 45%, मींस one out of every 2 पेशेंट वाज डाइंग। तो अगर वो इसलिए है क्योंकि वहां पे प्रॉपर केयर शायद नहीं मिल पा रही है जो पेशेंट जो काफी सीरियस है। तो अगर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की बारी आती है तो प्लीज बड़े हॉस्पिटल्स जहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज है वहां जाने का ट्राई करिए, वहां बेड ढूंढने का ट्राई करिए। ये बेड ढूंढने में आपको बीएमसी के जो वॉर रूम नंबर से वो आपको हेल्प कर सकते हैं। हम लोग बोरीवली इज इन आर सेंट्रल, कांदीवली इज इन आर साउथ, दहीसर इज इन आर नॉर्थ एंड सो ऑन। तो ये जो वॉर रूम्स का नंबर है ये भी मैं इस सेशन के बाद शेयर करूंगा। वो उनके पास एक सेंट्रल डेटाबेस है कि आपको जहां भी वो लोग के पास बेड है आपको गाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जहां आपको बेड के लिए वो लोग हेल्प कर सकते हैं। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल में क्या ट्रीटमेंट होती है ये भी मैं आपको जरा बताता हूँ। हॉस्पिटल में मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है ऑक्सीजन। जो हमारे लंग्स डैमेज हो गए हैं और जो बाकी का लंग है उसके जो सेल्स है वो स्टाव ना करे, उनको ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसलिए हम ऊपर से ऑक्सीजन देते हैं। मिनिमम ऑक्सीजन शुरू होता है 1/2 लीटर पर मिनट, 1 लीटर पर मिनट से मैक्सिमम 50 लीटर पर मिनट तक देना पड़ता है। दूसरा मेन एक रोल है स्टेरॉइड्स का। स्टेरॉइड का बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। तो स्टेरॉइड देकर भी जो बॉडी का इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, जो बॉडी का साइटोकाइन स्टॉर्म है, उसको रिड्यूस करने का कोशिश करते हैं। तीसरा मेन स्टे है ट्रीटमेंट का, थोड़ा अगर पेशेंट क्रिटिकल हो रहा है तो रेमडेसिविर। ये एक ड्रग के बारे में आपने सुना होगा। पहले ये ड्रग की बहुत किल्लत थी, मिलता नहीं था, अभी तो फॉर्चुनेटली फ्रीली अवेलेबल है। तो बड़े हॉस्पिटल में तो ये आराम से मिल जाता है। तो ये भी जहां जहां देना चाहिए वहां उसको हॉस्पिटल देते हैं। चौथा एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग है टोसिलिजुमैब। अगर आपका IL-6 लेवल ज्यादा है, अगर आप साइटोकाइन स्टॉर्म, ये वायरस बॉडी को डैमेज नहीं करता है, बट वायरस के रिस्पॉन्स में जो साइटोकाइन स्टॉर्म आता है बॉडी में, उससे लंग्स डैमेज होते हैं। तो ये साइटोकाइन स्टॉर्म को रोकने के लिए एक इंजेक्शन है जिसका नाम टोसिलिजुमैब है।
वो भी इंजेक्शन दिया जाता है, एक बार या 2 बार मैक्सिमम उसको दे सकते हैं। लास्ट में एक अभी रिसेंटली प्लाज्मा थेरेपी का भी रोल देखने में आया है, बट ये चीजें कुछ एक्सपेरिमेंटल है, बट अगर तबीयत बिगड़ रही है तो ये सब चीजों को भी हॉस्पिटल्स ट्राई करती है ताकि पेशेंट को बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जा सके। तो ये इन शॉर्ट एक मुझे बोलना था कोरोना के बारे में। अच्छा, कुछ व्हाट्सएप पे भ्रांतियां प्रचलित की जा रही है, जैसे कि एक मैंने वीडियो देखा जिसमें कहा जाता है कि आपका अगर आरटीपीसीआर में सीटी वैल्यू 24 से ज्यादा है तो आप सेफ हो, 24 से कम है तो आप अनसेफ हो। अनफॉर्चुनेटली कुछ डॉक्टर्स ही है जिन्होंने ये वीडियो जाहिर किया था, बट प्लीज इन सब चीजों में आप ना पड़े, ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है, ये प्रूवन नहीं है। आईसीएमआर का डॉक्यूमेंट है जिसमें कहा गया है कि कई सीवियर केसेस की भी सीटी वैल्यू 24 से ज्यादा थी। तो इस प्रकार के बहुत सारे व्हाट्सएप घूम रहे हैं जिसपे आप प्लीज अगर आप उस पर विश्वास करेंगे तो हो सकता है आप अर्ली ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल केयर सीख ना करें। तो प्लीज ये चीजों में आप मत पड़ना। और इसके अलावा एक बहुत सारी हॉस्पिटल्स ने, जब पेशेंट होम क्वारंटाइन होता है तो उसके लिए बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने एक सुविधा उपलब्ध की है होम काउंसलिंग, होम कंसल्टेशन की। इसमें मैं कहना चाहूंगा कि मैं इसमें सैफी हॉस्पिटल का बिल्कुल भी मार्केटिंग करना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें ये सर्विस बिल्कुल भी सैफी हॉस्पिटल की फ्री है। सैफी हॉस्पिटल विदाउट टेकिंग अ सिंगल रूपी, जो भी पेशेंट उनको एक गिवन नंबर पे फोन करेगा जो होम क्वारंटाइन में है, उनको डॉक्टरी सलाह देगा, उनको रिपीटेड फॉलोअप करेगा, उनकी कंडीशन जानेगा, उनको वार्निंग साइन समझाएगा, उनको डाइट एडवाइस देगा, उनको फिजियोथेरेपी के वीडियोस भेजेगा, उनको क्या क्या टेस्ट करने की जरूरत है वो बताएगा। अगर उनको घर पे टेस्ट करना है तो उनको घर पे भी टेस्ट अरेंज करके देगा। हाँ, जो टेस्ट करेंगे घर पे आके उसका जो नॉमिनल फी है वो लेंगे। उनको थ्रोट स्वैब लेना है तो भी घर पे अरेंज करके देंगे। समझो तबीयत बिगड़ती है और हॉस्पिटल में जाने की बारी आती है और अगर सैफी में बेड अवेलेबल है तो हम ऐसे पेशेंट को लेने के लिए एम्बुलेंस भी भेजेंगे। तो ये एक नंबर में शेयर करूंगा, ये कम्युनिटी सर्विस है जो सैफी हॉस्पिटल कर रहा है और जिसमें इन सब चीजों का समावेश है। अगर आपको घर पे पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है, थर्मोमीटर नहीं है, कुछ दवाइयां नहीं है, तो ये भी आप अगर सैफी हॉस्पिटल में फोन करेंगे तो वो भी हम थ्रू कुरियर, जो सेम डे कुरियर है, वी फास्ट करके कुरियर फैसिलिटी है, उसके थ्रू हम भिजवा देंगे, जो 2-3 आवर्स में आपके घर पे पहुंच जाएगा। जैसे कुछ सीनियर सिटीजन है, उनके घर पे कोई नहीं होता है, दोनों अकेले हैं, तो वो उन लोगों के लिए ये दवाइयां वगैरह भी हम घर पे मुहैया करा सकते हैं। और ये जैसे कि मैंने कहा कि ये सर्विस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस है तो उसको आंसर करने के लिए मैं आई विल बी हैप्पी। हार्दिक भाई जी, मैं कहना चाहूंगा कि आप सैफी हॉस्पिटल का जो हेल्पलाइन नंबर आप बता रहे हैं वो यहाँ पे जी, बोलेंगे तो यूट्यूब में हम लोग अभी लाइव कर रहे हैं तो जी, उनको नंबर मिल सकता है, तो आप जी, बोलेंगे तो लोग सुन सकता है। जी, मैं बोलता हूँ, 1 मिनट। अगर मेरा स्क्रीन शेयर हो सकता है तो भी ये नंबर, मैं नंबर तो बोलता भी हूँ, और अगर स्क्रीन शेयर होगा तो मैं ये दिखा भी सकता हूँ। हो जाएगा सर। जी, मेरा अभी जो स्क्रीन है उसको, हाँ, एक ब्रोशर है, वो ब्रोशर व्हाट्सएप पे जो ब्रोशर है वो दिख पाएगा? एक मिनट, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, मैं आपको होस्ट बनाया है, आप कर सकते हैं। ओके, मैं पहले नंबर बोल देता हूँ, बोल 67570200। ओके दूसरा है 67570299। ओके थैंक यू। हाँ, और एक मोबाइल नंबर भी है, इफ यू डोंट माइंड लिख लीजिए, 88691077-399। तो इसमें ये एक्चुअली रिसेप्शन का नंबर है जहां पे आपका नाम और डिटेल्स ली जाएंगी। रिसेप्शन फिर एक डॉक्टर को ये सारा इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करेगा और वहां से फिर एक डॉक्टर आपको फोन करके विदिन 8 to 10 आवर्स, आपको अगर दिन में है तो तुरंत फोन आ जाएगा, अगर आप इवनिंग नाइट में कहते हो, बिकॉज आप होम क्वारंटाइन में हो, आपको इमरजेंसी की जरूरत नहीं है, तो विदिन 8 to 10 आवर्स आपको एक कॉल आ जाएगा जिसपे फिर आप डॉक्टर के साथ सारी बात कर सकते हो।
और कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो बोल सकते हैं। भावेश भाई कमलेश बोलो। भाई, हार्दिक भाई, थैंक जी। यू वेरी मच। बहुत अच्छा लेक्चर था, ये बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर था। अभी आपने जो ये जो नंबर बोले ना, एक बार जरा रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे एक पे जो रहने वाले क्या है, 2 बार ऐसा रिपीट करेंगे ना धीरे, तो वो जी बराबर सुन सकेंगे वो नंबर जी को। जी 67, फिर से रिपीट करता हूं मैं। जो लोग हाँ बॉम्बे के बाहर से है उनको हाँ 022 डायल करना पड़ेगा। 022 के बाद 6757, आई एम रिपीटिंग 67570200। दूसरा नंबर है 67570299। गुड। ओके जी। हार्दिक भाई, आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया बहुत अच्छा था। आपने जो एनालिसिस किया है जी कि इतने पेशेंट जो है अपने 0.1 0.2% ही मोर्टेलिटी रेशियो है, तो जी उससे लोगों को एक डर है मन में कि 3% जी 4% जो ये इसकी जी दिखती है अपने को टीवी पे, तो एवरेज तो रेशियो है वो 3-4% है, सब लोग बोलते हैं, कोई 2% बोलते हैं। तो आपने जो रेशियो बोला तो सही में अच्छा लगा, लोगों का डर एक निकल गया। जी जी। और ये दूसरा रेशियो मेरा 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 बताया हुआ नहीं है, ये नहीं आईसीएमआर का ही डेटा है, राइट जो कल ही पब्लिश हुआ है। और ओके बिकॉज हम लोग सब लोगों को पकड़ नहीं पाते हैं मोस्टली। अभी जैसे कि उस टाइम पे अगर 86,000 लोग को हमने पकड़ा था, तो दूसरे 65 लाख थे जो कोरोना थे, लेकिन उनको वो पकड़े नहीं गए थे क्योंकि उनके सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड थे या टेस्टिंग उतना उस समय पे होता नहीं था। राइट राइट। जी आपने जो ये दोनों जो टेस्ट का भी जो आपने किया है, जो RCPTR, जो आपने 2 टेस्ट का नाम लिया, आई डोंट नो द एग्जैक्ट टेस्ट बिकॉज आई एम नॉट अ मेडिकल, नॉट फ्रॉम मेडिकल फील्ड, मगर आपने बोला ऐसा कि व्हाट्सएप पर बहुत ऐसी चीज आती है कि ये wrong है, ये फॉल्स है, यहाँ पर पॉजिटिव आया, यहाँ पर नेगेटिव आया, तो ये सब लोग खाली नॉर्मली क्या होता है कि BMC वाले ने बहुत सारी हॉस्पिटल जो बंद, तो लोगों का भी बोलना ऐसा था कि दे आर गेटिंग सम रुपीज फ्रॉम द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जी ऑफ इंडिया, इसलिए वो लोग ने बंद कर दिया। तो ये भी एक था। और दूसरी एक चीज थी कि हमारे जो नजदीक वाले पहचान वाले जो थे, वो बहुत सारे लोग BMC हॉस्पिटल में भी गए हैं, समझो इधर नेस्को है, नेस्को उधर गए हैं, मीरा रोड में गए हैं, तो दे ऑल्सो गेट। हाँ, उसका डिपेंड्स कि उसका जो कोविड का जो आपने बोला था कि कितना हार्श है, कितना माने फैला हुआ है, उसके ऊपर बहुत डिपेंड है। मगर वहां पर भी वो लोग को अच्छा ट्रीटमेंट मिला है जो पहुंच नहीं सकते। आपने बोला कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में समझो नहीं जा सकता है, उसका कैपेसिटी नहीं है, तो उन लोगों को भी आपने बोला ऐसा कि BMC हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट मिला है, ट्रीटमेंट अच्छा मिला है, खाना पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, रहने में प्रॉब्लम नहीं था, तो वो लोग ने भी एक आपने बोला ऐसा एक अच्छा ट्रीटमेंट दिया है, वो भी एक अच्छा आपने शेयर किया है सर, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। जी। नीनाबेन, नीनाबेन माइक ऑन करो। गुड मॉर्निंग डॉक्टर अजमेरा। गुड मॉर्निंग। अभी 8 सितंबर को हमारे घर में एक लॉस हुआ है। मेरे भाई की डेथ हो गई थी। उनको हमने सैटरडे नाइट को एडमिट किया था हॉस्पिटल में। मैं हॉस्पिटल का नाम लेना नहीं चाहूंगी। वहां उनको रात को उनकी नर्व्स नहीं पकड़ी गई, तो उनको ट्रीटमेंट नहीं शुरू की। दोनों भाइयों को साथ में ट्विन शेयरिंग में एडमिट किया था हमने। एक को ट्रीटमेंट चालू हो गया, दूसरे को नहीं किया। दूसरे दिन सुबह डॉक्टर आए, उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया। उनको ऑक्सीजन देना शुरू किया। 9 लीटर 12 लीटर आप जैसे बता रहे थे वैसे उनको ऑक्सीजन देना शुरू किया। फिर हॉस्पिटल ने बोल दिया कि इससे आगे का हमारा कैपेसिटी नहीं है। तो अभी ये हमको कैसे पता चलेगा कि हम पेशेंट को ये हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं? हम जनरल ये देखते हैं कि भाई वेंटिलेटर फैसिलिटी है क्या या ICU है क्या, पर ये लीटर वाइज जो है वो हमको कैसे पता चलेगा कि भाई ये हॉस्पिटल का इतना ही कैपेसिटी है, इससे आगे हमको हॉस्पिटल चेंज करना पड़ेगा। जी मैं उसके लिए तो हमारा एक दिन पूरा हॉस्पिटल में निकल गया। हमको 2 नाम मिले, एक सैफी और एक कोकिलाबेन। कोकिलाबेन में 4 वेटिंग था और सैफी का आपको शायद पता होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्राइक की वजह से हमको वहां एडमिशन नहीं मिला, ऐसा हमको बताया गया। तो फिर और जगह पे हमने सर्च किया,
लेट नाइट हमको दूसरे हॉस्पिटल में एडमिशन मिला, वहां उन्होंने फिर से अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। दूसरे दिन उनको वेंटिलेटर पे डाला और हमको वहां से ये जवाब मिला कि बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा और उनका हार्ट जो है वो सिंक हो रहा है। लेट इवनिंग 7:30 बजे के अराउंड हमको बुला लिया कि आप लोग आ जाओ, हमने पंपिंग शुरू कर दिया है और 8:30 को हमको जवाब मिला कि अभी वो नहीं रहे। तो ये हमने जो फेस किया है, इट इज वेरी हॉरिबल। तो ये कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं? जो इसीलिए मैंने मेरे लेक्चर के एक पार्ट में ये कवर किया कि हाउ टू चूज अ हॉस्पिटल। उसमें आपको जो बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसके लिए आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देना जरूरी है। अगर वहां बेड मिल जाता है तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, वहां के डॉक्टर्स की टीम बेटर है, उनके पास वेंटिलेटर, बाईपैप, ये सारी सुविधा होती है। बिकॉज बहुत सारे छोटे नर्सिंग होम में ये सारी फैसिलिटी नहीं थी, इसीलिए बीएमसी को 72 नर्सिंग होम बंद करने पड़े। उनका कोविड का जो लाइसेंस था उनको रद्द करना पड़ा। तो अभी मैं जानता हूँ कि मुश्किल है, बड़े हॉस्पिटल में सबको बेड नहीं मिल सकते हैं, बट हम प्रे ये करते हैं कि मैक्सिमम लोग को माइल्ड हो और जिसको सीवियर हो उनको तो बड़े हॉस्पिटल में पहले ट्राई करना चाहिए। हाँ, आपने सही कहा, 1 सितंबर को 8 घंटे के लिए हमारे हॉस्पिटल में कुछ लीवर प्रॉब्लम था, उस कारण से हमने वो 8 घंटे में एडमिशन को हमको स्टॉप करना पड़ा था। बट फिलहाल हमारे हॉस्पिटल में 120 कोरोना पेशेंट्स है, अभी भी 120 बेड है और करीब 100 नॉन कोविड पेशेंट्स भी है। तो बट हमारे हॉस्पिटल में भी बेड मिलना बहुत मुश्किल है और वही स्थिति सारे हॉस्पिटल की है। तो अनफॉर्चुनेटली वो एक चीज है जिसके लिए गवर्नमेंट म्यूनिसिपैलिटी भी ट्राई कर रही है। वो लोग भी जो म्यूनिसिपैलिटी सेंटर्स है वहां भी आईसीयू बेड बना रही है। बट अनफॉर्चुनेटली ये एक सिचुएशन है जिसके लिए सब पेशेंट को प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि आप बीएमसी वॉर रूम में फोन करिए। बीएमसी वॉर रूम में उनके पास आईसीयू बेड का सेंट्रल डेटा है, कौन से हॉस्पिटल में आईसीयू बेड कहाँ पे खाली है आपके वार्ड में, वो लोग आपको बताएंगे। अगर आपके वार्ड में कहीं भी खाली नहीं है तो वो लोग दूसरे वार्ड में फोन करके वहां का आईसीयू बेड पता करने का ट्राई करते हैं। सो देयर कॉल सेंटर्स आर रियली वर्किंग गुड एंड दे आर ट्राइंग टू हेल्प अस आउट टू फाइंड अ बेड फॉर आवर पेशेंट्स। हमारे साथ डॉक्टर एक एनेस्थेटिस्ट जो मेरी भाभी है वो थी, उसके गाइडलाइन से हम लोग चले थे। और आई गेस जो हमने जहाँ एडमिशन लिया था वो नर्सिंग होम नहीं थे, वो शायद, अगर वो ऑफेंसिव नहीं है तो मैं नाम बताऊं, हमने एडवांस में नहीं, आप नाम मत बताइए। ओके, हमने जहाँ एडमिशन लिया था, हाँ ओके, हमने जहाँ एडमिशन लिया था वहाँ ये सब था, मगर लास्ट में वो खुद वहाँ काम किया है उन्होंने वहाँ काम, और उन्होंने बोला था कि यहाँ हमको सब ट्रीटमेंट ले जाएगा, इसके लिए हमने उनको वहाँ एडमिट किया। पर बाद में ये पता चला जो 15 लीटर वाला जो इश्यू निकला। और दूसरा मेरा एक वो मेरा भाई, आई वुड लाइक टू इंटरप्ट। 15 लीटर ऑक्सीजन मैक्सिमम दे सकते हैं थ्रू मास्क। अगर उसके ऊपर भी किसी पेशेंट की तबीयत नहीं मेंटेन हो रही है, उसका सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है, तो बारी आती है उनको एनआईवी, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर पर डालने की। अगर उससे भी उनका सैचुरेशन मेंटेन नहीं हो रहा है तब जाके बारी आती है डालने की वेंटिलेटर पे। ठीक है, सो ये सारा होता है। और अभी हम आपका एक पर्टिकुलर केस तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे अभी डिटेल में, बट ब्रॉडली गाइडलाइन ये है कि ट्राई टू गो फॉर अ गुड हॉस्पिटल जहां ऑल गुड फैसिलिटीज आर अवेलेबल। थैंक यू। राइट। हाँ, हिरेन दोषी। हाँ, हार्दिक भाई, थैंक यू वेरी मच, બહુ જ ઇન્ફોર્મેટિવ સેશન। હાર્દિક ભાઈ, એક વસ્તુ એડ કરવાનું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે જે લોકોને થઈ ગયું છે કોરોના, એ લોકો પછી એન્ટીબોડી ટેસ્ટિંગ કરાવે અને એન્ટીબોડી ટાઇટર અમુક લેવલની ઉપર હોય તો they can be plasma donor and they can be useful for saving others' lives. તો એને માટે જરા જો તમે પ્રકાશ પાડશો તો સારું. Ji, so in the last part of my lecture, I told you about the experimental therapy, which is convalescence plasma therapy, CPT અને કહેવાય છે। so ये जो थेरेपी है, जो पेशेंट्स को कोविड हो चुका है, यूजुअली 3 वीक्स बाद उनके अंदर में एंटीबॉडीज, आईजीजी एंटीबॉडी, तो ऐसे तो 2 वीक के बाद ही आ जाते हैं,
बट 3 वीक्स के बाद रिकमेंडेड है उनका IgG एंटीबॉडी का टेस्टिंग करना। अगर IgG एंटीबॉडी इनफ मात्रा में है और उनको और कोई बीमारी नहीं है जो रूटीन ब्लड डोनेशन के लिए भी चेक की जाती है, तो ऐसे केस में वो लोग प्लाज्मा डोनर बन सकते हैं। प्लाज्मा डोनर का प्रोसीजर ये है कि उनको एक पर्टिकुलर ब्लड बैंक में जाके ब्लड देना पड़ता है, उसका प्लाज्मा फेरेसिस किया जाता है, उसमें से प्लाज्मा निकाला जाता है जिसमें कि कोविड से लड़ने वाले एंटीबॉडीज है। तो इसमें जो डोनर है उनको तो कोई भी इसमें खर्च नहीं लगता है, इनफैक्ट दे आर वॉलंटरी डोनर्स, सो दे आर एनकरेज्ड। और कुछ जो ब्लड बैंक्स है, जैसे कि एक महात्मा गांधी ब्लड बैंक है बांद्रा में, हीरानंदानी हॉस्पिटल का ब्लड बैंक है, सारे ब्लड बैंक्स में ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द म्युनिसिपल हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी मौजूद है। तो वहां पे जाके ये लोग दे सकते हैं उनका प्लाज्मा जो दूसरों के काम आ सकता है, हालांकि ये एक्सपेरिमेंटल है। दूसरा एंटीबॉडी टेस्ट का बात निकला है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत लोग जिनको एकदम माइल्ड इलनेस होती है या या किसी को तो एकदम असिम्प्टोमेटिक होते हैं, अगर वो लोग ये एंटीबॉडी टेस्ट कराना चाहते हैं, तो अगर वो IgG एंटीबॉडी टेस्ट करा लेते हैं और उसमें वो समझो मुझे हल्का सा फीवर था, एक दिन चला गया, मैंने कुछ भी आगे फिर किया नहीं, अभी मैं अगर 2 हफ्ते बाद टेस्टिंग कराता हूँ और मेरा IgG एंटीबॉडी अगर पॉजिटिव आता है, तो ये मेरे लिए एक मेंटल अश्योरेंस रहेगा कि मुझे माइल्ड कोरोना होके चला गया, मुझमें एंटीबॉडी भी आ गया है, पर इसका मतलब ये नहीं है आपको प्रिकॉशन लेना बंद कर देना है, क्योंकि अभी तक के री इन्फेक्शन के बारे में कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है कि री इन्फेक्शन होता है या नहीं होता है। तो अगर आपका एंटीबॉडी पॉजिटिव आ गया है, तो आपको एक मेंटल अश्योरेंस हो जाएगा कि चलो मैं एक बार कोरोना से माइल्डली लड़ के बाहर निकल चुका हूँ, अगर दूसरी बार होगा तो भी मैं लड़ के बाहर निकल जाऊंगा। और अगर आपका कोरोना अगर IgG एंटीबॉडी नेगेटिव आता है, तो वो भी अच्छी बात है, उसका मतलब ये है कि जो भी प्रिकॉशन मैंने अभी तक लिए वो सक्सेसफुल थे और मुझे आगे वो चालू रखने हैं। तो ये एंटीबॉडी टेस्टिंग का इंपॉर्टेंस है। एंटीबॉडी टेस्टिंग इज नॉट टू बी यूज्ड फॉर डायग्नोसिस करने के लिए एंटीबॉडी का यूज नहीं होता है। एंटीबॉडी विल टेल यू पास्ट एक्सपोजर टू इन्फेक्शन, अगर आपको पास्ट में हो चुका है तो उसमें एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, तो उसका आप इस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं ये नॉलेज का। और 3 जन है दीपक भाई। हाँ, जय भगवान। વિડિયો જય ભગવાન. કદાચ બેન્ડવિડ્થ ઓછી થઈ હશે. લેટ ઇટ ઓન. First of all, thank you very much, Doctor, for your kind and very informative session, and to all my yoga sadhak mitro for hosting such a wonderful session. I have couple of questions. એક તો કે જેને કોરોના થઈ ગયો છે, તો એ અમુક પેશન્ટને 5 દિવસમાં, 7 દિવસમાં, 8 દિવસમાં રજા આપવામાં આવે છે, તો એના પછી એટલે એ કેટલા દિવસ પછી એ લોકો હોસ્પિટલ ઓર ટ્રીટમેન્ટ સિસ્ટમ ડિસાઇડ કે હવે આમને રજા આપવી જોઈએ, અને બીજું કે એ લોકોએ પછી ઘરે આવ્યા પછી શું પ્રિકોશન્સ લેવા જોઈએ. એકાદ બે મારા મિત્રોને કોરોના થઈ ગયો છે, તો એ લોકોને મેં જ્યારે એ લોકો એડમિટેડ હતા અને મેં ફોન પર વાત કરતો હતો, તો દે વેર સીમ્સ ગુડ એન્ડ એકદમ નોર્મલ રીતે વાત કરતા હતા, અને ડિસ્ચાર્જ પછી એવું મને લાગ્યું કે એ લોકો વાત નથી કરી શકતા, એ લોકોને તકલીફ થઈ રહી છે, ખાંસી ઇન્ફેક્ટ વધુ છે. તો જસ્ટ વોન્ટેડ ટુ કે આની પર થોડુંક તમે પ્રકાશ પાડો કે એ લોકોએ શું લેવું, પ્રિકોશન્સ લેવા જોઈએ અને કઈ પ્રમાણે એ લોકોનું આગળ સિસ્ટમ હોવી જોઈએ. તમે બે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ રેઝ કર્યા. વન ઇઝ ધ ડિસ્ચાર્જ ક્રાઇટેરિયા ફ્રોમ ધ હોસ્પિટલ, અને બીજું તમે જે પોઈન્ટ રેઝ કર્યો ધેટ ઇઝ કોવિડ સિક્વલી, કે કોવિડ ના પછી શું કોમ્પ્લિકેશન થઈ શકે છે. તો પહેલું છે ડિસ્ચાર્જ ક્રાઇટેરિયા. તો હમણાં જે BMC ના ગાઈડલાઇન્સ છે, BMC ના ગાઈડલાઇન્સ ઘણી વાર ચેન્જ થયા છે ડિપેન્ડિંગ ઓન ધેર એક્સપિરિયન્સ એન્ડ ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ અપકમિંગ ડેટા. તો હમણાં જે કરંટ BMC ના ગાઈડલાઇન છે એ એમ કે છે કે જે પેશન્ટ, એક તો એમ કે છે કે અસિમ્પ્ટોમેટિક પેશન્ટને કે માઇલ્ડ પેશન્ટને એડમિટ થવાની જરૂરત નથી. હવે જે લોકો એડમિટ થયા છે એ મોડરેટ ઓર સિવિયર છે, તો 10 days ફ્રોમ ધ ડેટ ઓફ ઓનસેટ ઓફ સિમ્ટમ, તમને જ્યારે પહેલું લક્ષણ દેખાનું ત્યારથી 10 દિવસ ઓર
3 days without oxygen support. ઓકે, તો તમે સમજો તમને 1 તારીખે સિમ્પટમ હતું, તમે 4 તારીખે એડમિટ થયા, તો તમને લગભગ 10 તારીખ સુધી જો તમને સિમ્પટમ ના હોય, 10 દિવસ સુધી તમને બધા સિમ્પટમ રિઝોલ્વ થઈ ગયા હોય અને તમારું ઓક્સિજન સેચ્યુરેશન લાસ્ટ 3 ડેઝમાં જો મેન્ટેન થયું હોય તો એને છૂટી દઈ દેવામાં આવે છે. 10 days from onset of symptom or 3 days without oxygen. આ બીએમસી નો હમણાંનો ક્રાઇટેરિયા છે. હવે ઘરે ગયા પછી એ લોકોને 1 વીક હજી ક્વોરન્ટાઇન કરવાની બીએમસી ની ગાઈડલાઈન છે. એના પછી એ લોકો નોર્મલ એ લોકોનું જે દિનચર્યા છે એમાં આવી શકે છે. સોરી. અને આના પછી જે તમે બીજો ક્વેશ્ચન પૂછ્યો કે કોવિડ સિક્વલી, તો કોવિડ સિક્વલીમાં શું થાય કે કોવિડ થયા પછી ઘણા લોકોને 2-3 વીક સુધી હલકી હલકી ખાંસી રહે છે, ઘણા લોકોને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ રહે છે, ઓક્સિજન સેચ્યુરેશન એ લોકોનું સમજો નોર્મલી બેઝલાઇન 97-98 હતું, કોવિડ થયા પછી 95 ના ઉપર તો આવી ગયું, પણ 97-98 હજી બી આવતું નથી. ઘણી વાર એ લોકો નાવા જાય, નાઈને બહાર નીકળે છે તો 92 થઈ જાય છે. તો આ બધા જે પ્રોબ્લેમ્સ છે એ લંગને જે અસર પડ્યો હોય એના કારણે છે. તો આ બધી વસ્તુને હીલ થતા ટાઈમ લાગે છે. તો એ લોકોને એ જે એના પછીનો 1-2-3 મહિના જે બી કોવિડ પછીના મહિના છે એમાં 1-2-3 આ પીરિયડ છે એમાં એ લોકો ધ્યાન રાખવું જોઈએ. એમાં એ લોકોને ફિઝિયોથેરાપી, લંગ એક્સરસાઇઝ અને ઓફકોર્સ યોગા આ બધું હેલ્પ કરે છે. ઘણા હોસ્પિટલ ઇન્ક્લુડિંગ સેફીનો એક રિહેબ પ્રોગ્રામ છે કે પોસ્ટ કોવિડ રિહેબ પ્રોગ્રામ છે, જ્યાં તમને વિડીયો કન્સલ્ટિંગ પર રોજ એક્સરસાઇઝ કરાવે છે. એના 8-10 સેશન થાય છે અને આફ્ટર ધોઝ સેશન યુ કેન કન્ટિન્યુ યોર રિહેબ પ્રોગ્રામ એટ હોમ. તો યસ, ખાંસી, બ્રેથલેસનેસ, થોડું બી ચાલશો તો શ્વાસ ચડી જશે અને અમુક કેસીસમાં હાર્ટના પ્રોબ્લેમ, આ બધા કોવિડના કોમ્પ્લિકેશન છે જે પાછળથી જોવામાં આવ્યા છે અને થાય છે. અમુક રેર કેસીસમાં બ્રેન સ્ટ્રોક અને પેરાલિસિસના અટેક બી આવ્યા છે અમુક લોકોને. ઓકે, અચ્છા ડોક્ટર, હજી એક પૂછવું હતું કે આજે સીટી સ્કેનમાં જે ચેકિંગ થાય છે કે જેમાં સિવિયરિટીની ખબર પડે છે, તો એનું શું લેવલ પરથી સમજવાનું કે હવે નાઉ પેશન્ટ નીડ્સ ટુ બી get admitted or up to what level he has to be home quarantine or any other further correlation kind further testing required છે કે? આપ મ્યુટ છો. હાર્દિકભાઈ, તમારું માઇક બંધ થઈ ગયું છે. ઓકે જી. ઓકે, સો ખાલી સિટી સ્કેન સ્કોર ના ભરોસે આપણે ડિસાઇડ નથી કરી શકતા. એક આખું કમ્પ્લીટ પિક્ચર જોવું પડે. સિટી સ્કેન નો સ્કોર, તમારું સિમ્પટમ્સ, ઓક્સિજન સેચ્યુરેશન, તમારું બ્રેથલેસનેસ અને તમારા અમુક બ્લડ ટેસ્ટ લાઈક ડી ડાઈમર, સિરમ ફેરેટિન એ બધું જોવું પડે. તો આ બધું જોઈને એક આપણને આઈડિયા આવે કે ભાઈ કેટલું સિવિયર કોવિડ છે. હવે ખાલી સિટી સ્કેનની વાત કરીએ તો એમાં હજી ડેટા પબ્લિશ નથી થયો, એટલે ઘણા સિટી સ્કેન વાળા અપ ટુ 25 ની રેન્કિંગ આપે છે. મેક્સિમમ ઇઝ 25. તો એમાં એક જનરલ એક્સપિરિયન્સથી એક બ્રોડ ફિગર બોલું છું કે જો તમને 8 થી 12 8 to 10 ના નીચે હોય, યુ કેન કન્સિડર એઝ અ માઇલ્ડ કોવિડ. 10 થી 12 અને 19 ના વચ્ચે, સો ઇન શોર્ટ 10 થી 19 ના વચમાં હોય તો ઇટ ઇઝ મોડરેટ કોવિડ, અને 19 ના ઉપર હોય તો સિવિયર કોવિડ ગણવામાં આવે છે. હવે આ જે નંબર્સ બોલું છું આ જે સાયન્ટિફિકલી જર્નલમાં આવ્યા નથી, પણ ધીસ ઇઝ બાય ધ જનરલ એક્સપિરિયન્સ વિચ વી હેવ સીન ઇન અવર હોસ્પિટલ. શરદભાઈ, but again these figures have to be matched with symptoms and saturation. શરદભાઈ, નેક્સ્ટ. મારે જે કહેવાનું નથી સર. ફાઇન, વેરી ગુડ, બહુ સરસ છે. હા, ઓકે ઓકે. નેક્સ્ટ કોઈને બોલવું છે? કમલેશભાઈ, એક હજી મારી ક્વેરી હતી. હાર્દિકભાઈ, આપણે તમે જે ક્રાઇટેરિયા એડમિટેડ પેશન્ટ નો આપ્યો એ સેમ ક્રાઇટેરિયા તમે હોમ ક્વોરન્ટીન
પેશન્ટ્સ માટે આપી શકો કે એ લોકો ક્યારે ફ્રી થઈ શકે, કે અગેન એ લોકોએ ટેસ્ટ કરાવવું પડે, ટેસ્ટ પછી જ એ લોકો ઘરમાં નોર્મલ લાઈફ લીડ કરી શકે, એવો કોઈ ક્રાઇટેરિયા છે? નો. સો બીએમસી નો જે ક્રાઇટેરિયા છે એ છે 14 days ઓફ હોમ ક્વોરન્ટાઇન ફોર પીપલ હુ આર સ્ટેઇંગ એટ હોમ. એ લોકોને ટેસ્ટ થયા પછી 14 days થઈ જાય, એના પછી એ લોકો બિલ્ડિંગમાં મૂવ થઈ શકે છે એઝ પર બીએમસી. 14 days નો ક્રાઇટેરિયા છે અને ટેસ્ટ કરાવીને પોતાને નેગેટિવ પ્રૂવ કરવાનું કઈ બી જરૂરત નથી. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ. એક સવાલ છે હાર્દિકભાઈ, જી આપણા બોડીમાં એન્ટીબોડી આવી જાય પછી કેટલા મહિના સુધી આપણી બોડીમાં રહે? તો હમણાં સુધી એમ જનરલ હજી સુધી રિસર્ચમાં છે, પણ અત્યાર સુધી જે એક્સપિરિયન્સમાં આવ્યું છે એ એમ કે છે કે એન્ટીબોડી કમસે કમ 3 થી 5 મહિના તો રહે છે. અમારો જે પહેલો કેસ હતો, અમારો સૈફીનો જે પહેલો કેસ હતો એનું એન્ટીબોડી અમે હમણાં જ કર્યું, એ વસ્તુને 5.5 મહિના થઈ ગયા અને હજી એમનું એન્ટીબોડી પોઝિટિવ છે, વિચ ઇઝ અ ગુડ સાઇન. હવે પણ એ રિસર્ચનો વિષય છે કે જે એન્ટીબોડી રહે છે આર દે રિયલી પ્રોટેક્ટિવ, અને રીઇન્ફેક્શન કેટલા ટકામાં થાય છે એના પર રિસર્ચ ચાલી રહ્યું છે. પણ અત્યાર સુધી જે ડેટા આવ્યો છે એમાં એમ જોવામાં આવ્યું છે કે રીઇન્ફેક્શન બહુ ઓછા થઈ રહ્યા છે. थैंक यू सर, थैंक यू. आपको रिक्वेस्ट है कि हिंदी में बात करें तो इस जवाब भी आपको हिंदी में मिलेगा क्योंकि मैक्सिमम लोगों को लाभ मिले. सुभाष भाई हिंदी में बोलिए. माइक ऑन करिए आपका. सुभाष भाई आपका माइक ऑन करिए. कमलेश भाई इन बिटवीन मैं ले लूं? हाँ हार्दिक भाई, हाँ बोलो. हमारा सोसाइटी में बहुत लोगों को आजकल कोरोना हो गया है, मालूम पड़ा है, तो सीनियर सिटीजन को क्या प्रिकॉशन लेने का, क्योंकि घर से कुछ बाहर लाने के लिए घर में कोई दूसरा रहता नहीं है कोई, तो बाहर जाने आने के लिए सोसाइटी के कंपाउंड में भी जाने के लिए डर लगता है, तो क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, वो एक क्वेश्चन है. दूसरा क्वेश्चन है कि जो कोरोना के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो वेदर दिस ट्रीटमेंट इज फ्री ऑफ चार्ज है फ्रॉम द हॉस्पिटल और इट इज कॉस्टिंग, इन कॉस्ट है तो कितना कॉस्ट के लिए लोगों को प्रिपेयर रहना पड़ता है? जी, सो प्रिकॉशंस तो मैं ऑलरेडी मेरे टॉक में बता चुका हूँ क्या प्रिकॉशन लेना है. अगर मजबूरी है, घर के बाहर निकलना ही पड़ता है, तो आप बाकी लोगों से डिस्टेंस रख के चलिए, मास्क पहनना आवश्यक है और आपके हैंड सैनिटाइज करते रहिए. कहीं पे भी हाथ लगाते हैं उसको तुरंत सैनिटाइज कर दीजिए, और अगर आप सैनिटाइज नहीं करते हो तब तक कि वो हाथ फेस या मुंह को मत लगाइए या आंख को मत लगाइए. तो आप मास्क और फेस शील्ड पहन के जाइए, मिनिमम जितना करना पड़ता है मजबूरी में उतना करिए. और दूसरा आपका क्वेश्चन था कि भाई हॉस्पिटल में अगर एडमिट करना पड़ता है तो जो म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो कम्प्लीटली फ्री है, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसमें 2 प्रकार के बेड है. 80% बेड्स म्यूनिसिपैलिटी के रेट पे ही कैप किए हुए हैं, जिसमें ट्रीटमेंट काफी सब्सिडाइज रेट में दी जाती है, और 20% बेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के कंट्रोल में दिए हैं पूरे अक्रॉस महाराष्ट्र, जिसमें हॉस्पिटल्स का जो नॉर्मल चार्ज था वो उनको लगाया जाता है. तो अगर 80% के बेड्स में आपको एडमिशन मिल जाता है तो 10 दिन का जो स्टे है वो करीब एक एवरेज बता रहा हूँ 1 से 1.25 लाख में हो जाना चाहिए. 10 दिन का स्टे विदाउट आईसीयू. जी कमलेश भाई एक क्वेश्चन पूछ ले. हाँ जयेश भाई आप. थैंक यू डॉक्टर हार्दिक जी. एक और क्वेश्चन था कि बहुत सारे कॉर्पोरेट है वो लोग का खुद का कोई होटल के अंदर क्वारंटाइन सेंटर है, वो क्वारंटाइन सेंटर में वो 14 दिन के बाद इवन द पॉजिटिव होगा देन ऑल्सो दे आर गिविंग द ये उसको घर पे भेज देते हैं, तो उसको वेदर दे शुड कम बैक टू द होम और दे शुड एडमिट इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल या तो बीएमसी हॉस्पिटल. नहीं तो मैंने कोविड नेगेटिव नहीं है उसके सिवा भी वो लोग की जो एक लिमिटेशन है 14 दिन की, वो बोल रहे कि अभी कोई कोविड टेस्ट जरूरत नहीं है एंड यू शुड गो टू होम. तो व्हाट इज योर एडवाइस? मैंने इसके पहले भी एक साधक को जवाब दिया कि कोविड नेगेटिव होना जरूरी नहीं है घर पे वापस आने के लिए, या जो लोग घर में हैं उनके लिए भी कोविड नेगेटिव अगेन टेस्ट करना जरूरी नहीं है. ये इसलिए है क्योंकि CDC सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल USA का नया गाइडलाइन जो वो कहता है कि किसी का थ्रोट स्वैब 2 महीना 3 महीना भी पॉजिटिव रहता है
2 3 महीना भी पॉजिटिव रहता है, पर 10 माइल्ड केस में आफ्टर 10 डेज और मॉडरेट केस में आफ्टर 20 डेज वो लोग इन्फेक्टिव नहीं होते हैं दूसरे लोग के लिए। तो कोविड टेस्ट नेगेटिव प्रूव करने का कुछ भी कंपल्सन नहीं है। तो मतलब कि उसके फैमिली मेंबर को कोई ज्यादा रिस्क नहीं है, इवन ही इज कोविड पॉजिटिव, इवन दे आर स्टेइंग इन अ सिंगल रूम एंड सिंगल वन बेड। अगर माइल्ड केस था और 14 डेज के बाद वो घर आ जाते हैं तो उसके बाद उनको 7 डेज का होम आइसोलेशन का भी सलाह दिया जाता है उनके खुद के रूम में, बट उनका रिलेटिव्स के लिए रिस्क मिनिमम होता है। ओके, थैंक यू। हार्दिक भाई और 2 जने ले लूं सवाल? आई एम ओके, अगर आपको समय की पाबंदी ना हो तो जरा शॉर्ट में ले लीजिए। परेश भाई, नेक्स्ट परेश भाई। Morning, doctor. Good morning. Doctor, how far the Arogya Setu is dependable? Should everybody download it? Does it help? So this question is more of technical question than a medical question. Maybe a IT guy will be able to answer it better. But मैं ये जो है किसी प्रोसेस के लिए गवर्नमेंट ने वो मैंडेटरी किया हुआ है। जैसे आपको एयर ट्रैवल करना है, ट्रेन ट्रैवल करना है, होटल स्टे करना है, उसके लिए वो मैंडेटरी है और वो डाउनलोड करने में नुकसान कुछ नहीं है। फायदा तो मुझे अभी तक मालूम नहीं है, क्योंकि उसमें वो जैसे मैं देखता हूँ मेरे लिए तो मुझे दिखाता है कि 3 of your contacts are high risk, 10 of your contacts are moderate risk and 120 are low risk। तो उसका मुझे आगे करना क्या है वो मुझे मालूम नहीं है। And basically, you should feed your medical data into Arogya Setu to come out with these kind of results. Yeah, which people are not doing, and hardly 10, maybe some 10 crore out of 150 crores have downloaded it till now. Yeah, pan India. Yeah, but anyway, for government processing and traveling, you require it. Thank you, doctor. Yeah. Anybody next? હર્ષાબેન બોલવું છે? ઓકે, નેક્સ્ટ આપણે હવે છે કોઈને સવાલ? રીનાબેન બોલો, એક લાइन में माइक ऑन करो તમારું, आपका माइक ऑन करो। जिनेशભાઈ નહીં, હવે કોઈ ક્વેશ્ચન હશે ને ભાઈ, હા, તો હાર્દિકભાઈ ને પછી ઘરે જમવા બોલાવવા પડશે। યસ યસ યસ, તમારું એડ્રેસ શેર કરી દેજો, એટલે તમારા બધા ક્વેશ્ચન આન્સર લંચ અને ડિનર માં બી આવી શકે છે। આજે સન્ડે ફ્રી છે તેઓ, એટલે તમારું મેનુ આપી દેજો કે તમે શું એમને ટ્રીટમાં દઈ શકશો અને હાર્દિકની શું ફેવરેટ ડિશ છે, આઈ વિલ શેર યુ। એટલે શું છે, તમારા બધા ક્વેશ્ચન આન્સર આપણે સાંજે, એમને મેક્સિકન બહુ ભાવે છે તો આપણે એ બી સાથે ખાશું અને ક્વેશ્ચન આન્સર રાખીશું। મારું એન્ટીબોડી ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવી જશે ને પછી હું બધાના ઘરે જમવા જઈશ। अरे हजी आयु नहीं पॉजिटिव मारू। जिनेश भाई एक ही लाइन में मैं बोलना चाहूंगा, और जिनेश भाई और हार्दिक भाई के लिए सभी लोग जोरदार एक्नॉलेज करें, सभी लोग एक्नॉलेज करें। बहुत बढ़िया आपने लीड किया, थैंक यू हार्दिक भाई, थैंक यू बाबा। और काफी लोग 50 लोग आए थे, सभी का स्वागत है। यस जिनेश भाई, एक वस्तु हार्दिकભાઈ માટે પ્રશ્ન પહેલી, તેઓ કપાલભાતી અને અનુલોમ વિલોમ આટલો એમનો શેડ્યુલ ટાઈટ છે ને, આજે સન્ડે હતો ને તો એકચ્યુઅલી મારે એમને સોરી એના માટે કેવું જોઈએ કે એક જ એમને સન્ડે મળે છે કે 8 સાડા 8 વાગે આરામથી આમ બેડમાંથી બહાર આવે છે અને આપણા માટે આજે 6:55 આવ્યા। એટલે સ્પેશિયલી ક્લેપિંગ ફોર હાર્દિકભાઈ, એમનો જે શેડ્યુલ છે સન્ડે તો એને કોઈ ડિસ્ટર્બ નથી કરી શકતું। ના आई एम हैप्पी કે જો અમુક લોકોને કઈ આ જાણકારીથી કઈ ફાયદો થયો હશે તો આઈ વુડ રિયલી ફીલ ઓબ્લાઇઝ કે ભઈ સારું ચલો મારું કઈ जानकारी के कोई ने काम आई। थैंक यू। प्रार्थना ले लो जिनेश भाई। સત્ય સંબલ અને સોફ્ટનેસ છે અને હાર્દિકભાઈ ડેલી જીમમાં 1 અવર, જો આટલા ટાઈટ શેડ્યુલમાં હોવા છતાં તેઓ ડેલી વર્કઆઉટ કરે છે 1 અવર। પણ હમણાં નથી, લોકડાઉન પછી જીમ બંધ છે તો નથી બંધ છે, પણ લોકડાઉન પહેલા કરતો હતો। પણ અત્યારના રેગ્યુલર તેઓ અનુલોમ વિલોમ અને કપાલભાતી કરે છે। એટલે જે વાત કરી કે આપણા યોગ સાધક મિત્રોના ચાન્સીસ બહુ ઓછા છે અને કદાચ બાય ચાન્સ થઈ ગયું કોઈ ઇન્ફેક્શનને લીધે તો પણ એ લોકોનો રિકવરી રેશિયો ઘણો સારો છે। તો થેન્ક્સ ટુ આપણી ટીમ કે તમે જે લોકો જોઈન બી થાય છે એને પણ અમે થેન્ક્સ કહે છે કે તમે લોકોને લીધે અમે ઇન્સ્પાયર થઈને આ રોજ ચલાવી શકે છે યજ્ઞ। તો થેન્ક યુ વેરી મચ ડોક્ટર હાર્દિકભાઈ।
અને તમને આજે એક જ દિવસ માટે હાર્દિકભાઈ હું એક જ દિવસ માટે મારા WhatsApp ગ્રુપ પર ખાલી એડ કરું છું જેથી બધા પોતપોતાના જે રિવ્યુ આવે સાંજે પછી તમે એમાંથી નીકળી શકો છો તમે ખાલી જોઈ શકશો ચાલશે અને એમાં જે અમુક જે કામના ડોક્યુમેન્ટ્સ છે જે વિડિયોઝ છે એ બી હું નાખી દઈશ ફિઝિયોથેરાપીના વિડિયોઝ ને જે નંબર્સ છે આપણે હોમ કન્સલ્ટિંગ માટેની બધું એમાં નાખી દઈશ થેન્ક યુ સો નાઇસ ઓફ આજ ક્વોલિટી જે પ્રેયર લેશું કમલેશભાઈ તમારો પર્સનલ નંબર આપજો જરા પ્લીઝ નહીં સર આઈ એમ એક્સ્ટ્રીમલી ઓલા માટે સોરી તમારા જે બીજા નંબર છે બહુ સફિશિયન્ટ છે હેલો ભાઈ કમલેશભાઈ પ્રાર્થના લઈ લો ओम शांति 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 जय भगवान थैंक यू जय भगवान